हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होम टैब के फॉन्ट कैटेगरी के कमांड्स को कवर किया था। अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। पैराग्राफ कैटेगरी के कमांड से हम लोग शुरू करते हैं। इस कैटेगरी का पहला कमांड है बुलेट्स। बुलेट्स को हम लोग कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। बुलेट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है, सपोज हम यहाँ लिखते हैं मोबाइल कंपनीज़। अब मोबाइल कंपनीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, लावा, रेडमी एक्सेट्रा। तो अगर इन्हें हमें ग्रुप में लिखना हो तो उसके लिए हम लोग या तो बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे या नंबरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ सपोज नाम लिखते हैं सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, लावा, रेडमी और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने जो यहाँ ऑप्शंस लिखे हैं ये सब एक लिस्ट है, क्योंकि हमने इसे ग्रुप किया है। लेकिन इस लिस्ट में कौन सा पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे नंबर पर है, ये यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड वे में नहीं है बल्कि ये अनऑर्डर्ड है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बुलेट्स। बुलेट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये एक लिस्ट तो है लेकिन ये ऑर्डर्ड वे में नहीं है। आइए हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं किस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि बुलेट्स को स्पेसिफाई करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग कर्सर को प्लेस करेंगे। कर्सर को प्लेस करने के बाद सिंपली हम लोग होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पैराग्राफ कैटेगरी में पहला ऑप्शन हमें यहाँ दिखता है बुलेट्स। बुलेट्स के बगल में हमें छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन दिखता है, उस बटन पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारी बुलेट्स के ऑप्शंस नज़र आएंगे और जिस तरह के हमें आइकन्स रखने हैं उन आइकन पे सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग और वो आइकन हमारा यहाँ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें जो भी टेक्स्ट टाइप करना है वो टाइप हम यहाँ टाइप करते हैं। सपोज यहाँ टाइप करते हैं सैमसंग। टाइप करने के बाद हम सिंपली एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही हमारा खुद ब खुद वो आइकन सेकंड लाइन में भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर एक कोई भी नाम लिख लेते हैं। फिर से हम एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करते ही जैसा कि हमने देखा खुद ब खुद वो आइकन थर्ड लाइन में डिस्प्ले होना शुरू हुआ। हम यहाँ पर एक और नाम लिख लेते हैं। तो इस तरह से जितने बार हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे कोई टेक्स्ट लिखने के बाद तो खुद ब खुद वहाँ पर ये आइकन हम लोगों का नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सपोज ओप्पो। अब सपोज हमें इस लिस्ट को ख़त्म करना है। दैट मीन्स कि हमारा लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये आइकन अगली बार नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक एंटर की प्रेस करेंगे और बिना कुछ लिखे हुए दोबारा फिर से हम लोग एंटर की प्रेस कर देंगे तो वो आइकन हम लोगों का हट जाएगा और लिस्ट के कैटेगरी से हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो ये तरीका है बुलेट्स को अप्लाई करने का। एक बार फिर से देख लेते हैं इन सबों को डिलीट करके। सबसे पहले जहाँ पर हमें बुलेट्स अप्लाई करने हैं वहाँ पर हम लोग कर्सर प्लेस करते हैं। उसके बाद होम टैब में पैराग्राफ कैटेगरी में पहला ऑप्शन हमें मिलता है बुलेट्स। बुलेट्स के बगल में छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा, उस बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आइकन्स दिख रहे हैं इनमें से हमें जो भी आइकन स्पेसिफाई करने हैं, अप्लाई करने हैं, उन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वो आइकन यहाँ पर हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है हम वो टेक्स्ट लिखना यहाँ पर शुरू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आइकन लाने के लिए सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। एंटर की को प्रेस करते ही वो आइकन हमारा अगले लाइन में डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। फिर से हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद अगेन एंटर की प्रेस करेंगे और वो आइकन हमारा अगले लाइन पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। फिर कोई टेक्स्ट लिख लिया हमने। अब सपोज हमारा ये लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस लिस्ट से बाहर निकलना है तो एक बार फिर से एंटर की प्रेस करेंगे और बिना कुछ लिखे हुए हम दोबारा फिर से एंटर की प्रेस कर देंगे तो हम लोग लिस्ट के कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे। तो ये आसान तरीका है बुलेट्स को अप्लाई करने का और उसके बाद लिस्ट के कैटेगरी से बाहर आने का, बुलेट्स को हटाने का। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। तो व्हाट आर बुलेट्स? तो बुलेट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट्स।
ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब जहाँ पर ग्रुप में स्पेसिफाई तो होगा, लिस्ट में स्पेसिफाई तो होगा, लेकिन कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर है, ये स्पेसिफाई नहीं होगा। स्टेप्स टू अप्लाई बुलेट्स। अप्लाई बुलेट्स। Place the cursor where you want to apply the bullet. Click on Home tab. Click on Bullet drop down button. Select the icons you want to use as bullets. Type the text and click on enter key to get the bullet icon in the next line. Again, steps to remove bullets. Press enter key twice. तो ये हमारे स्टेप्स हैं बुलेट्स को अप्लाई करने के और बुलेट्स को रिमूव करने के। अगला हमारा टॉपिक है, हमारा कमांड है नंबरिंग। नंबरिंग क्या होता है? तो जिस तरह से बुलेट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही नंबरिंग ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब जहाँ पर ये पता हो कौन पहले नंबर पर है और कौन दूसरे नंबर पर है। फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लें, यहाँ हमने ये जो पांचों लाइन लिखे हैं ये हमने लिस्ट में लिखे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5, तो ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा पॉइंट पहले नंबर पर होगा और कौन सा पॉइंट दूसरे नंबर पर होगा। लेकिन चूंकि बुलेट्स में नंबर नहीं होते, आइकन होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कौन सा पॉइंट पहले नंबर पर है और कौन सा पॉइंट दूसरे नंबर पर है। तो ये डिफरेंस होता है बुलेट्स में और नंबरिंग में। बोथ आर यूज्ड टू क्रिएट द लिस्ट, बट बुलेट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड नंबरिंग्स आर यूज्ड टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आइए हम लोग नंबरिंग को देख लेते हैं एक बार कि नंबरिंग कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया मोबाइल कंपनीज, हमने यहाँ पर लिखा मोबाइल कंपनीज। अब उसके बाद हमें नंबरिंग स्पेसिफाई करनी है, तो स्टेप्स बिल्कुल सेम है, बस जिस तरह से हम लोग बुलेट्स के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक किया करते थे बुलेट्स को अप्लाई करने के लिए, सिंपली हम लोग नंबरिंग के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कर दिया करेंगे नंबरिंग को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर हमें नंबरिंग के बहुत सारे तरीके मिलते हैं। जो टेम्पलेट हमें अप्लाई करना है उस टेम्पलेट पर सिंपली हम लोग क्लिक कर देंगे, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे वो 1 2 3 के बाद ब्रैकेट लगे हुए हो, रोमन में हो, ABC हो, अल्फ़ाबेटिकल हो, या रोमन में स्मॉल हो। जैसा तरीका हमें स्पेसिफाई करना है वैसे तरीके पर हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर हमें 1 दिखना शुरू हुआ। अब हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद जैसे ही हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं, खुद ब खुद हमारा अगला नंबर वहाँ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। यानी 1 था, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर कोई नाम लिखते ही जैसे ही हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं वैसे ही हम लोगों का खुद ब खुद नेक्स्ट नंबर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। यहाँ भी कोई नाम लिख देने के बाद अब हमें इस नंबरिंग की लिस्ट से बाहर निकलना है। तो जो प्रोसेस हम लोग बुलेट्स में इस्तेमाल करते थे, सेम वही प्रोसेस हम लोग नंबरिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। पहली बार एंटर की प्रेस करेंगे, नया नंबर आएगा और बिना कुछ लिखे हुए अगेन एंटर की प्रेस कर देंगे तो हम लोग नंबरिंग की लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। तो ये सिंपल स्टेप है नंबरिंग को अप्लाई करने का और नंबरिंग को हटाने का। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग का है नंबरिंग। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट। Steps to apply numbering.
place the cursor from where you want to specify the numbering. Click on home tab, click on numbering drop down button, type the text and press the enter key to get next number list. And steps to remove numbering. Press the enter key twice. तो ये सिंपल स्टेप्स हैं नंबरिंग को अप्लाई करने के और नंबरिंग को रिमूव करने के। अब हम लोग नंबरिंग में कुछ और ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबरिंग में हमें कुछ टेम्पलेट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इन टेम्पलेट्स के अलावे हम लोग दूसरे फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। यानी कि सपोज हिंदी में इस्तेमाल करना हो, हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और भी फॉर्मेट हमें इस्तेमाल करना हो, हमें उसमें इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हम सिंपली नंबरिंग के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे हमें ऑप्शन मिलता है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में हमारा पहला ऑप्शन है नंबर स्टाइल। अब नंबर स्टाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें और भी अलग अलग तरह के नंबरिंग के फॉर्मेट्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। जिन फॉर्मेट्स को हमें अप्लाई करना है सिंपल उन्हीं फॉर्मेट्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे। सपोज हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ चाहिए, हम इस फॉर्मेट पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हम क्लिक कर देंगे ओके बटन पर। ओके तो देखिए यहाँ पर हमें खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सोशल स्टडीज़। एंटर जैसे कि एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पर लिखा हुआ आ गया खुद ब खुद सेकेंड। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे लिखा हुआ हमें मिल गया थर्ड। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इंग्लिश। तो जिस तरीके से हम लोग एक यहाँ पर लिखे हुए नंबर फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं, अगर नए नंबर फॉर्मेट को इस्तेमाल करना हो तो सिंपली हम लोग डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, नंबर स्टाइल के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और जैसा नंबर स्टाइल हमें चाहिए वैसे नंबर स्टाइल पे हम लोग सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो वैसा हम लोग का खुद ब खुद नंबर स्टाइल डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीका है अपने न्यू नंबर फॉर्मेट को डिफाइन करने का। तो नंबरिंग में लिखते हैं स्टेप्स टू डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। ध्यान दीजिए ये टॉपिक अभी नंबरिंग के अंडर में ही चल रहा है। तो पहला क्लिक ऑन नंबरिंग ड्रॉप डाउन बटन, क्लिक ऑन डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट ऑप्शन। A dialog box will open. Select your required number style. Click on OK. That's it. तो ये हमारे स्टेप्स हैं न्यू नंबर फॉर्मेट को डिफाइन करने के। अब अगर सपोज किसी केस में मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपने नंबरिंग को ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करने के बाद सपोज यहाँ पर हमने अपने किसी टेक्स्ट को लिखा। टेक्स्ट को लिखने के बाद अब अगेन यहाँ पर हमें नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए जैसे ही हम लोग यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 अपना यार जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करके और अपने नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फिर से मेरा 1 से शुरू हो गया है। लेकिन सपोज रिक्वायरमेंट ये है कि जो नंबरिंग है ये शुरू हो इस नंबर के बाद।
दैट मीन्स कि हमने 5 पे ख़त्म किया था, तो हमें जो न्यू नंबर फॉर्मेट है या न्यू नंबर जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए 6, यानी कि जस्ट उसके बाद। लेकिन ये ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद 1 से शुरू हो रहा है। तो ये करने के लिए सिंपली नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम अगेन नंबरिंग ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे सेट नंबरिंग वैल्यू। सेट नंबरिंग वैल्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ सेट वैल्यू टू कर देंगे सपोज 6 और क्लिक कर देंगे ओके पर। तो आप देखिए कि ये खुद ब खुद 1 से 6 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी लिखने के बाद अगर हम एंटर की प्रेस करते हैं तो 6 के बाद हमारा आ रहा है 7। दैट मीन्स कि नंबरिंग फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद भी हम नंबरिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो नंबरिंग वैल्यू को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आइए फिर से देख लेते हैं। सपोज अपने नंबरिंग फॉर्मेट को यहाँ से ख़त्म करने के बाद हमने बीच में कोई भी टेक्स्ट लिखा, हम इतने दूर को हटा देते हैं, कोई बात नहीं। हमने जो भी टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट को लिखने के बाद अगेन हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट नंबरिंग पर जाकर क्लिक करते हैं अपने किसी नंबर फॉर्मेट पर, तो यहाँ हमारा शुरू होता है 1 से। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 1 से नहीं बल्कि इसके नेक्स्ट नंबर से शुरू हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद अगेन ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करने के बाद लास्ट में हमें मिलेगा सेट नंबरिंग वैल्यू। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर हम लोग कर देंगे सेट वैल्यू टू, और जो नंबर हमें यहाँ पर चाहिए वो नंबर यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो नंबर इस नंबर के आगे वाला ही हो, हम जो नंबर चाहें। फॉर एग्जांपल हम 6 के बदले में सपोज इसे हम 10 कर देते हैं, तो देखिए ये हमारा 10 से शुरू होगा। यानी हम अपने नंबरिंग वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, नंबर वैल्यू को हम लोग न्यू नंबर से सेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके स्टेप्स लिख लेते हैं हम लोग। स्टेप्स टू सेट न्यू नंबर वैल्यू। अप्लाई नंबरिंग, क्लिक ऑन नंबरिंग ड्रॉप डाउन बटन, क्लिक ऑन सेट न्यू नंबर वैल्यू, और जो ऑप्शन यहाँ पर है सेट नंबरिंग वैल्यू। ओके, सेट नंबरिंग वैल्यू। A new dialog box will open. Set the number value you required and click on OK. That's it. तो ये हमारे ऑप्शंस थे नंबरिंग में। पहला हमने देखा नंबरिंग को कैसे अप्लाई किया जाता है, दूसरा हमने देखा नंबरिंग को कैसे हटाया जाता है, तीसरा हमने देखा नंबर फॉर्मेट को चेंज करना, और चौथा हमने देखा कि न्यू नंबर वैल्यू को कैसे सेट किया जाता है। तो अब तक हम लोगों ने बुलेट्स और नंबरिंग के बारे में जाना। अगला हमारा टॉपिक है, इसी में हमें देखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है, जैसे सिंपल हमें यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 ऐसे हमें दिख रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लिस्ट के किसी ऑप्शंस का भी सब ऑप्शन होता है, उसी सब ऑप्शन को हम लोग मल्टी लेवल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ हेडिंग देते हैं कोर्स। अब कोर्स कई तरह के हो सकते हैं। सपोज हमारा एक कोर्स है DCA और एक हमारा कोर्स है DFA। अब DCA के कौन कौन से कंटेंट्स हैं हमें ये जानने होंगे। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा ये मेन नंबर फॉर्मेट में 2 आ जाएगा, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ DCA के ही कोर्स कंटेंट को स्पेसिफाई करना है, तो ज़रूरी है कि जो हमारा नंबर फॉर्मेट हो वो इस लेवल के अंदर में हो, यानी इस लेवल के यहाँ से डिस्प्ले होना शुरू हो, ताकि हमें लगे कि नहीं वो DCA का ही कंटेंट्स हैं। इसी काम के लिए हम लोग मल्टी लेवल का इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टी लेवल का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप सिंपल एंटर की प्रेस कीजिए और जैसे न्यू नंबर फॉर्मेट आता है वहाँ बिना कुछ लिखे हुए टैब बटन,
हमारे कीबोर्ड में टैब बटन होता है, TAB टैब। टैब बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद मल्टी लेवल में आ गया, यानी कि 1 के बाद यहाँ A डिस्प्ले कर रहा है। तो ये क्लियर हो जाता है कि अब हम लोग जो कंटेंट्स लिखेंगे वो DCA के अंडर में आ जाएगा। तो DCA के अंडर में यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है सपोज MS ऑफिस, कुछ भी प्रोग्रामिंग इन C, प्रोग्रामिंग इन C++, इस तरह से कोई भी कोर्स कंटेंट हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पर ये क्लियर यहाँ मेंशन हो रहा है कि DCA के ये तीनों मल्टी लेवल फॉर्मेट्स हैं, यानी कि ये MS ऑफिस, प्रोग्रामिंग इन C और प्रोग्रामिंग इन C++ ये DCA के पार्ट हैं। ये कोई कोर्स के पार्ट तो है, लेकिन कोर्स में DCA के ये पार्ट हैं। तो इसी काम को करने के लिए मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया, फिर से देख लेते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट को अप्लाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ पर हमें मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करना हो उसके बाद हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे और बिना कुछ लिखे हुए अपने कीबोर्ड से टैब टैब बटन पर क्लिक करेंगे। टैब बटन पर क्लिक करते ही हमारा मल्टी लेवल यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी लिखें एंटर की प्रेस करते रहिए, ये आपका मल्टी लेवल लिस्ट के अंडर में आता है। अब सपोज़ अभी यहाँ पर हमारा मेन लिस्ट नहीं है, हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट के अंडर में ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा ये मल्टी लेवल लिस्ट खत्म होता है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। अब हमें मेन लिस्ट में आना है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर नंबर चाहिए 2, लेकिन क्लिक करते ही हमें नंबर यहाँ पर दिखा रहा है D। तो इसे हटाने के लिए सिंपली करना कुछ नहीं है, हम यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे, D आया और बिना कुछ लिखे हुए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट बटन प्लस टैब बटन। दैट मीन्स मल्टी लेवल लिस्ट को लाने के लिए हम यहाँ एंटर की प्रेस करने के बाद टैब पे क्लिक करते थे, हमारा मल्टी लेवल शुरू हो जाता था। अब इस मल्टी लेवल से मेन लिस्ट पर आने के लिए सिंपली एंटर की प्रेस करेंगे, हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट में ही हैं, और बिना कुछ लिखे हुए शिफ्ट बटन प्लस टैब बटन इसे हम लोग प्रेस कर देंगे तो हम लोग मेन लिस्ट में आ जाएंगे। मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अब यहाँ देखिए यहाँ पर अभी हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट में है। यहाँ से हमने एंटर की प्रेस किया, एंटर की प्रेस करते ही हम लोग आ गए मल्टी लेवल लिस्ट में ही, उस फॉर्मेट में है हम लोग। अब यहाँ से हमें मेन स्ट्रीम में आना है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे 2 लाना है। तो बिना कुछ लिखे हुए हम यहाँ शिफ्ट पे क्लिक किया हमने और हमने टैब इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए हम लोग खुद ब खुद 2 में आ गए। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, सपोज यहाँ पे हमने लिखा DFA। अब DFA लिखने के बाद हमें इसके भी मल्टी लेवल कुछ हमें लिस्ट बनाने हैं। सिंपली हम लोग प्रेस करेंगे एंटर की प्रेस करने के बाद ये अभी मेन लिस्ट फॉर्मेट में है, यहाँ से हमें मल्टी लेवल में जाना है। हम सिंपली बिना कुछ लिखे हुए प्रेस कर देंगे टैब पे क्लिक करते ही ये देखिए हम लोग खुद ब खुद मल्टी लेवल में आ गए। अब यहाँ पर हम सपोज पहले लिख देते हैं अकाउंट्स, हमने ऐसे अकाउंट्स लिख दिया। अकाउंट्स लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टैली ERP सपोज। अब यहाँ पर हमारा फिर से मल्टी लेवल लिस्ट कंप्लीट होता है, हमें अगेन मेन लिस्ट में आना है। हम एंटर की प्रेस करेंगे और बिना कुछ लिखे हुए शिफ्ट एंड अगेन टैब। इस तरह से हम लोग मेन लिस्ट से मल्टी लेवल लिस्ट में आते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट से अगेन मेन लिस्ट में आ जाते हैं। और सपोज हमें इस लिस्ट को ख़त्म करना है, जैसा हमने पहले बताया, तो बिना कुछ लिखे हुए एंटर की प्रेस कर देंगे और ये लिस्ट हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हम लोग बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल तीनों फॉर्मेट को जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा हम लोग समझ सकते हैं। आइए इसके स्टेप्स को लिख लेते हैं। स्टेप्स टू अप्लाई मल्टी लेवल लिस्ट्स। फर्स्ट, अप्लाई बुलेट और नंबरिंग, प्रेस टैब की फ्रॉम कीबोर्ड विदाउट राइटिंग
any text or anything. Simply again steps to apply, steps to remove multi-level. List. Press Shift plus Tab key from the keyboard without writing any text. ये सिंपल स्टेप से हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। अगला हमारा कमांड है इंडेंट। ये हम लोगों का है डिक्रीज इंडेंट और ये हम लोगों का है इंक्रीज इंडेंट। ये इंडेंट क्या होता है, देखिए अभी हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ये हमारा यहाँ से लिखना शुरू होता है, दैट मीन्स कि इस जगह से, दैट मीन्स यहाँ से इतने दूरी का हमारा ये मार्जिन है। हम चाहते हैं कि हम इस मार्जिन को बढ़ाएं या घटाएं, इसी को हम लोग कहते हैं इंडेंट। अगर अभी हमें अपने इस मार्जिन को बढ़ाना हो तो हम लोग क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट पर। सपोज ये हम लोगों का कमांड है इंक्रीज इंडेंट, हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ इंक्रीज इंडेंट के टूल में भी लिखा हुआ है मूव योर पैराग्राफ फार्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, यानी कि ये पैराग्राफ को मार्जिन से दूर करने का काम करता है, इसके स्पेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डिक्रीज इंडेंट में मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन, यानी कि मार्जिन के नज़दीक लाने का काम करता है। एक इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे अभी यहाँ पर हमने अपने कर्सर को प्लेस किया है, हम क्लिक करते हैं इंक्रीज इंडेंट पर। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए कि हाँ ये जो मार्जिन है ये खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है, यानी कि मार्जिन से स्पेस को बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हमें इस मार्जिन को कम करना है तो सिंपली हम लोग डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन हमारा खुद ब खुद कम होते चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो मार्जिन हमने स्पेसिफाई किया है इस मार्जिन से ये कम नहीं हो सकता, यानी इस मार्जिन में ये एंटर नहीं करेगा। इसकी जो मिनिमम जो इसकी इंडेंट होगी वो इस मार्जिन के स्पेस ही होगी। हम चाहें कि इस वीडियो को यहाँ से यहाँ ले आएँ तो ये हम लोग इंडेंट के सहायता से नहीं कर सकते हैं, भले हम अपने मार्जिन को कम करके कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पेज लेआउट में मार्जिन ऑप्शन पर आएंगे, तब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अपने मार्जिन को कैसे एडजस्ट किया जाता है। फिलहाल इंडेंट जो है वह मार्जिन से अंदर नहीं जा सकता, ये मार्जिन तक ही रहेगा। तो इंक्रीज इंडेंट मार्जिन को बढ़ाने का काम करता है और डिक्रीज इंडेंट मार्जिन को कम करने का काम करता है। यानी ये मार्जिन से इट इज़ यूज टू मेक योर पैराग्राफ फार्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन एंड इट इज़ यूज टू मेक द पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इंक्रीज इंडेंट, it is used to make the paragraph farther from the margin. Steps place the cursor or select the text। एक चीज़ और दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये वीडियो के पहले वाले कर्सर पे हमने क्लिक किया और जब इंक्रीज इंडेंट कर रहे थे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ एक पैराग्राफ के ही इंडेंट को बढ़ाने का काम कर रहा है, ये पूरे टेक्स्ट के यानी कि ये टोटल पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ को एक साथ इंडेंट कर सकें तो उसके लिए हमें उन पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्लिक करते हैं इंक्रीज इंडेंट पर तो यहाँ पर देखिए कि दोनों पैराग्राफ एक साथ अपने इंडेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो पैराग्राफ सेलेक्टेड नहीं है उनकी इंडेंट इंक्रीज नहीं हो रही है और डिक्रीज पर क्लिक करने पर डिक्रीज भी नहीं हो रही है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो अगर किसी सिंगल पैराग्राफ के इंडेंट को ही बढ़ाना या घटाना हो तो सिंपली हम उस पैराग्राफ पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे और इंक्रीज पे क्लिक करेंगे।
ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर सेकंड लाइन पे क्लिक किया, हमने इस पैराग्राफ के थर्ड लाइन पे क्लिक किया, तब भी अगर हम इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ इसी लाइन को नहीं बल्कि ये पूरे पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाएगा। लेकिन अगर हमें मोर देन वन पैराग्राफ के इंडेंट को एट ए टाइम बढ़ाना या घटाना हो तो हमें दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करने होंगे और तब हम इंक्रीज पर क्लिक करेंगे तो इसकी इंडेंट बढ़ेगी दोनों की एक साथ, और डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो दोनों की इंडेंट एक साथ घटेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्टेप्स, सॉरी प्लेस द कर्सर और सेलेक्ट द पैराग्राफ, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन इंक्रीज इंडेंट, और ये सेम स्टेप्स हमारे हो जाएंगे डिक्रीज इंडेंट में भी। यहाँ पे हम लोग करते हैं डिक्रीज इंडेंट, इट इज यूज्ड टू मेक द पैराग्राफ क्लोजर फ्रॉम द मार्जिन, फार्दर की जगह यहाँ पर हो जाएगा क्लोजर, स्टेप्स टू डिक्रीज इंडेंट, और यहाँ पर भी क्लिक ऑन डिक्रीज इंडेंट। तो ये है हुआ हमारा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अगला हमारा इसमें कमांड है सॉर्ट। सॉर्ट कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी सिलेक्शन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना हो, या तो न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल किसी ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना हो। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कोई नंबर इस तरीके से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो नंबर्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकल यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट नहीं है, ना तो असेंडिंग में ना तो डिसेंडिंग में। तो अगर हमें इसे असेंडिंग में शॉर्ट करना हो तो सिंपली हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, और पैराग्राफ कैटेगरी में ही यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट, हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर पूछेगा कि असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। सपोज हमने यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक किया, हम क्लिक करते हैं ओके पे, ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए कि हमारा ये नंबर खुद ब खुद असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है। अगर हमें इसे डिसेंडिंग में करना हो तो अगेन हम लोग शॉर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ देखिए कि हमारा ये जो नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है। यही केस अल्फ़ाबेट के साथ भी होते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट किसी भी ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद हम अगेन इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे हम लोग शॉर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट कमांड पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस अगेन है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा, और डिसेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। तो ये काम है शॉर्ट का। इट इज यूज्ड टू अरेंज अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द रिक्वायरमेंट। तो लिख लेते हैं हम लोग शॉर्ट। It is used to arrange alphabets or numbers either in ascending or descending order as per the requirements. Steps to sort. Select the alphabets or numbers, click on home tab, click on sort button, a dialog box will open. Select ascending or descending, click on OK। तो ये हमारा स्टेप है किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए। अगला ऑप्शन है हमारा शो और हाइड बटन। शो और हाइड बटन क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। हमारे टेक्स्ट में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मौजूद तो होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये स्पेस किसी टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं दिखता है, सिंपली हमें यहाँ पर एक स्पेस दिखता है।
यहाँ हमने इसके बाद हमने एंटर की प्रेस किया है, तो यहाँ पर भी एंटर की प्रेस हुआ है, एक कमांड हुआ, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है कि वहाँ पर एंटर की प्रेस हुआ हो। या सपोज हमने यहाँ पर टैब की को प्रेस किया, एक टैब की 5 स्पेस के बराबर होती है, यानी कि जितनी बार हम लोग 5 स्पेस बार बटन क्लिक करेंगे और हम लोग एक टैब की प्रेस करेंगे वो दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पर ये कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पर हमने 5 बार हमने स्पेस बार को प्रेस किया है या हमने सिंगल टैब की को प्रेस किया है। दैट मीन्स कि ये हमारे हिडन कैरेक्टर्स होते हैं, जो होते तो हैं लेकिन दिखते नहीं कि वो किस फॉर्म में है। उन्हीं हिडन कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए शो एंड और हाइड बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए फ़िलहाल यहाँ पर अभी हमें सिंपल एक टेक्स्ट दिख रहा है। अब जैसे ही हम लोग शो और हाइड बटन पे क्लिक करेंगे तो सभी के सिंबल्स यहाँ पर डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्लियरली देखिए कि हमें बीच में यहाँ डॉट्स दिख रहे हैं, तो इन डॉट का मतलब होता है स्पेस। यहाँ जहाँ पर भी ऐसे डॉट दिखे, शो हाइड पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी डॉट दिखे तो यहाँ समझ जाइएगा कि वहाँ पर स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पर हमें ये सिंबल दिखे दैट मीन्स कि वहाँ एंटर की को प्रेस किया गया है। तो यहाँ सिंपल हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसके बाद हमने एंटर की प्रेस किया, यहाँ के बाद हमने एंटर की प्रेस किया, इन सब जगहों पे हमने एंटर की को प्रेस किया है। और यहाँ देखिए एरो दिख रहा है, तो एरो का मतलब कि हमने यहाँ पर टैब का इस्तेमाल किया है। दैट मीन्स कि डॉट डिस्प्ले करता है स्पेस बार को, ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है एंटर की को, और टैब इंडिकेट करता है एरो इंडिकेट करता है टैब की को। तो ये हमारे शो एंड हाइड बटन उन अल्फ़ाबेट्स को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे टेक्स्ट में, हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद तो होते हैं लेकिन वो किसी फिज़िकल फॉर्म में नहीं दिखते। उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो यूज़ में तो आते हैं लेकिन वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं दिखते। जैसे ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये हमें लिखे हुए दिखते हैं, हाँ यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो हमारे कमांड्स हैं जैसे स्पेस हुए, एंटर की हुआ, टैब हुआ, ये कमांड्स इम्प्लीमेंट तो होते हैं लेकिन फिजिकली वो डिस्प्ले नहीं होते। तो उन्हीं कमांड्स को डिस्प्ले करने के लिए शो हाइड बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए वो हमारे सिंबल्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो ये है हमारा शो और हाइड बटन। इसके बारे में लिख लेते हैं। शो हाइड बटन, इट इज यूज्ड टू display the hidden characters in the document. For example, space, enter, tab, etc. Steps to apply, या steps to apply show button, click on home tab and click on show oblique hide button. Steps to hide characters, same step, click on home tab and click on show hide button। यानी उसी की को प्रेस करने से हमें ये दिखने भी शुरू हो जाएंगे और उसी की को प्रेस करने से हमें ये दिखने बंद भी हो जाएंगे। तो ये था हमारा शो एंड हाइड बटन। अगला हमारा है कमांड ये अलाइनमेंट। अलाइनमेंट MS वर्ड में 4 तरह के होते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट होता है कि किस तरफ से हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं या किस तरफ हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। नॉर्मली हम लोग लेफ़्ट अलाइनमेंट में लिखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आप बाएं साइड से आपका टेक्स्ट बिल्कुल बराबर होता है लेकिन दाहिने साइड से बराबर नहीं होता, तो उसी को हम लोग कहते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। दैट मीन्स कि बाएं साइड से बिल्कुल बराबर होना, बाएं साइड से जो हमारे लाइंस होते हैं बिल्कुल वो बराबर होते हैं लेकिन दाहिने साइड से बराबर नहीं होते, इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेफ़्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करना। तो
नॉर्मली हम लोग जो भी लिखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं, इसलिए हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखते हैं। अब जिन लोगों के दाहिने साइड की लाइन बिल्कुल बराबर हो और बाएं साइड की लाइन बराबर ना हो, उससे हम लोग कहते हैं राइट अलाइनमेंट। ये हमें मिलता है जो लोग उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में हमेशा दाहिने तरफ से लिखा जाता है, बाएं तरफ से नहीं। अंग्रेजी में, हिंदी में या बाकी सभी भाषाओं में बाएं तरफ से लिखा जाता है, लेकिन उर्दू में दाहिने तरफ से लिखा जाता है। तो उर्दू में वो राइट अलाइनमेंट होता है, क्योंकि दाहिने तरफ बराबर होता है लेकिन बाएं तरफ बराबर नहीं होता। तीसरा आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में दाएं और बाएं दोनों तरफ बराबर होता है। और चौथा होता है सेंटर। सेंटर मतलब टेक्स्ट बिल्कुल बीचों बीच लिखा जाता है, ना दाहिने तरफ बराबर होता है ना बाएं तरफ बराबर होता है। इसका हम लोग डेमो देखते हैं। अभी यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो टेक्स्ट है तो यहाँ पर बाएं तरफ बिल्कुल लाइन बराबर है लेकिन दाहिने तरफ लाइन बराबर नहीं है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा हुआ है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट सेलेक्ट भी हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में खुद ब खुद आ जाता है। अब इसे हम लोग करते हैं राइट अलाइनमेंट। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करते हैं ये राइट पर। ये हम लोगों का है राइट अलाइनमेंट, अलाइन राइट। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे देखिए दाहिने तरफ बराबर हो गया लेकिन बाएं तरफ बराबर नहीं है। तो ये हमारा हो गया राइट अलाइनमेंट। यहाँ हमें दिख रहा है अलाइन सेंटर, दैट मीन्स कि सेंटर अलाइनमेंट। इस पर क्लिक करते ही देखिए कि ना बाएं तरफ बराबर है ना दाहिने तरफ बराबर है बिल्कुल, बल्कि जो हमारा ये टेक्स्ट है बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। और जैसे हम लोग क्लिक करते हैं जस्टिफाई पर, देखिए कि बाएं तरफ भी बराबर है और दाहिने तरफ भी बराबर है। तो ये हमारा होता है जस्टिफाई। तो MS वर्ड में कभी कोई डॉक्यूमेंट अगर तैयार करना हो या हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट जस्टिफाई अलाइनमेंट में ही लिखा जाए, क्योंकि वो देखने में वो अच्छा लगेगा। अभी इसी टेक्स्ट को देखिए कि हम इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं। हम इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं तो अभी देखने में किस तरीके से लग रहा है। अब जैसे ही हम लोग जस्टिफाई करेंगे इसका लुक खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करते हैं जस्टिफाई पर। जस्टिफाई पर क्लिक करते ही देखिए कितना ये टेक्स्ट बिल्कुल बराबर लग रहा है, बाएं तरफ से भी बराबर है और दाहिने तरफ से भी बराबर है। तो जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई डॉक्यूमेंट खुद से तैयार करना हो तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि वो जस्टिफाई अलाइनमेंट में ही तैयार हो, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो ये हमारे होते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का मतलब 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। लेफ़्ट का मतलब कि बाएं तरफ से बराबर होगा, जो लाइन है वो बाएं तरफ से बराबर होगी लेकिन दाहिने तरफ से बराबर नहीं होगी। राइट अलाइनमेंट का मतलब दाहिने तरफ से बराबर होगी लेकिन बाएं तरफ से बराबर नहीं होगी। सेंटर का मतलब टेक्स्ट बिल्कुल बीचों बीच लिखा जाएगा, न दाहिने तरफ बराबर होगी न बाएं तरफ बराबर होगी। और जस्टिफाई का मतलब दाहिने और बाएं दोनों तरफ से वो बिल्कुल बराबर होगी। तो ये हमारे होते हैं अलाइनमेंट। इसके बारे में लिखते हैं हम लोग अलाइनमेंट। It specifies from which side the text is being written. There are 4 types of alignment: left, right, center and justify. SNTRA. Center and justify. Left alignment means the lines in the left will be in aligned position but not in the right. Right alignment means the lines in the right will be in aligned position but not in the left. Center means the lines will be in center position and
not being aligned either from the left or from the right. Justify means the lines will be aligned both from the left and the right. Steps to apply alignment: select the text or document, click on Home tab, click on the alignment button as you required. तो ये हमने यहाँ पर जाना कि अलाइनमेंट क्या होता है, कितने तरह का होता है और किस तरह से हम लोग अलाइनमेंट को अप्लाई करते हैं। अगला हमारा इसमें कमांड है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है? दो लाइंस के बीच में कितने स्पेस रहेंगे या दो पैराग्राफ के बीच में कितने स्पेस रहेंगे, इसको स्पेसिफाई करने का तरीका होता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि दो लाइंस के स्पेस को कैसे हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे सपोज हमें इन लाइंस के स्पेस को बढ़ाना या घटाना है, पहले से हम हटा देते हैं, सॉरी, इक्वल टू, सपोज यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम इस लाइन के स्पेस को बढ़ाएं या घटाएं। सिंपली हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन बटन पे, और हमें जो स्पेस रखना हो वो स्पेस हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हमने किया 1.0, इसकी स्पेस देखिए कितनी कम है। जैसे हम नेक्स्ट पर आते हैं 1.15 पर, देखिए इसकी स्पेस बढ़ गई। 1.5 पर आते हैं, इसकी स्पेस और बढ़ गई। 2, 2.5, 3, या जितना हम लोग स्पेस लेते जाएंगे उतने इन दोनों लाइन्स के बीच के स्पेस ये खुद ब खुद बढ़ती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी चूंकि हमारा सिर्फ एक पैराग्राफ है, सपोज हम यहाँ पर दो पैराग्राफ ले लेते हैं और हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करते हैं कंप्लीट टोटल और अपने लाइन स्पेस को बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरे पैराग्राफ है। तो लाइन स्पेसिंग इस पैराग्राफ के जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं इनके बीच के लाइन को बढ़ाएगा, लेकिन दोनों पैराग्राफ के बीच का ये वाला जो स्पेस है, इस दोनों पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। हम अगेन जाते हैं लाइन स्पेसिंग पर और देखिए हम अपने लाइन स्पेस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम लोग का जो लाइन का स्पेस है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से ये घट रहा है। तो लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है दो लाइंस के बीच के स्पेस को बढ़ाने या घटाने के लिए। जो स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग होती है वो होती है 1.5, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो बिल्कुल क्लियर दिखे और साफ साफ समझ में आए। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो हमें अपने लाइन स्पेसिंग को 1.5 रखनी चाहिए। तो लिख लेते हैं हम लोग लाइन स्पेसिंग, सॉरी, लाइन स्पेसिंग, it is used to increase or decrease the space between two lines of a paragraph. Steps to increase or decrease the line spacing. यहाँ भी ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ से एंटर की प्रेस किया तो हमारा नया पैराग्राफ शुरू हुआ। तो इन दोनों लाइन के बीच के स्पेस को देखिए और इन दोनों पैराग्राफ के बीच के स्पेस को देखिए, दोनों अलग अलग है, क्योंकि लाइन स्पेसिंग अलग होता है और पैराग्राफ स्पेसिंग अलग होता है। पैराग्राफ स्पेसिंग को हम लोग आगे चलकर समझेंगे जब हम लोग पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे तब। फर्स्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ,
और lines of which you want to adjust the spacing. Click on home tab, click on line spacing drop button and select your required line spacing. तो ये था हमारा लाइन स्पेसिंग। अगला हमारा कमांड है शेडिंग। शेडिंग क्या होता है? शेडिंग बेसिकली हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या यूँ कहे कि शेडिंग हमारे पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्लिक करते हैं शेडिंग पर, शेडिंग के ड्रॉप डाउन बटन पर, और जो कलर हमें पिक करना है उस कलर को हम लोग पिक कर लेते हैं। सपोज ये कलर हमने ले लिया, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को ये चेंज किया। अब आपको यहाँ ध्यान देंगे कि ऐसा ही एक ऑप्शन हमने पहले भी पढ़ा था, ये था हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी सेम यही काम करता था कि हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करता था, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में याद कीजिए मैंने बताया था कि ये हर लाइन को अलग अलग हाईलाइट करता है, ये पैराग्राफ को हाईलाइट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम इन दो लाइन को सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टेक्स्ट हाईलाइट में इन दोनों लाइंस को हमने हाईलाइट तो किया है, लेकिन दोनों लाइंस के बीच में देखिए एक वाइट आपको एक ये दिख रही होगी, यानी कि ये कलर हाईलाइट नहीं हुई है। मैं जूम बढ़ाता हूँ दिखाने के लिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन अलग हाईलाइट हुआ है और ये लाइन अलग से हाईलाइट हुआ है, लेकिन ये पूरे पैराग्राफ को इसने हाईलाइट नहीं किया। बीच में ये हमें थोड़ी सी जगह बची हुई है, ये जो साबित करती है कि हमारे यहाँ पैराग्राफ हाईलाइट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम शेडिंग में आते हैं तो शेडिंग में देखिए कि बीच के स्पेस में भी ये कलर हाईलाइटेड हुए हैं। दैट मीन्स शेडिंग का मतलब होता है कि ये पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट कलर सिर्फ उस लाइन के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये माइनर डिफरेंस होता है शेडिंग में और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में। ये इसके बारे में लिखते हैं हम लोग, शेडिंग। It is used to change the background color of the paragraph. Steps to apply shading. Select the paragraph, click on home tab, click on shading drop button, select the color you require. सिंपल। और शेडिंग को हटाने के लिए पहले से हम शेड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसे शेड कर लिया। अब शेड करने के बाद अब आप खुद देखिए कि हमने ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक अलग पैराग्राफ है। तो यहाँ पर आप ये कंफ्यूज ना कीजिएगा कि ये बीच में कलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले लिखा कि ये बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है, लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट कलर इसे अलग हाईलाइट करता है और इसे अलग से हाईलाइट करता है। अब शेडिंग को हटाने के लिए अगेन हम लोग शेडिंग के ड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम लोग कर देंगे नो कलर। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसे हम लोग। सेलेक्ट करने के बाद शेडिंग के ड्रॉप बटन पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक कर देते हैं नो कलर। जैसे नो कलर पे क्लिक किया हमने तो देखिए कि जो शेडिंग हमने अप्लाई किया था वो खुद ब खुद हट चुका है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप्स टू रिमूव शेडिंग। क्लिक ऑन, सबसे पहले सेलेक्ट द पैराग्राफ, click on shading drop button and click on no color, और इस तरीके से हम लोग शेडिंग को हटा देते हैं। और इस पैराग्राफ
का अंतिम ऑप्शन हमारे पास यहाँ दिख रहा है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है किसी टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगाने के लिए या टेक्स्ट के ऊपर एक बॉर्डर, एक बॉक्स बनाने के लिए बेसिकली। हालांकि ये ऑप्शन हम लोग इंसर्ट में जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे, लेकिन एक यहाँ पर इसका हम लोग थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। सपोज हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर के ड्रॉप बटन पे क्लिक करते हैं और ड्रॉप बटन पे क्लिक करने के बाद सपोज हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ऑल बॉर्डर। तो जैसे हमने ऑल बॉर्डर किया, देखिए कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर खुद ब खुद बन चुका है, यानी एक बॉक्स में ये लिखा जा चुका है। अगेन इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम सिलेक्ट कर लेंगे इसे हमें हटाना है तो हम कर देंगे इसे नो बॉर्डर। जैसे हमने नो बॉर्डर किया तो देखिए ये जिसके बॉक्स बने हुए थे बॉक्स से खुद ब खुद यहाँ से ये हट चुका है। या बॉर्डर देने के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर। जैसे हमने बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कि नीचे में एक इसका बॉर्डर बन चुका है। इसे अंडरलाइन से कंफ्यूज ना करिएगा, ये बॉर्डर ये अंडरलाइन नहीं है, ये हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया है। ठीक वैसे ही बॉटम बॉर्डर हम लोग टॉप बॉर्डर लेते हैं, बॉटम को हम लोग हटा देते हैं और लेते हैं हम लोग टॉप बॉर्डर। देखिए कि ऊपर में की लेफ्ट लाइन बन गई है। यानी कि बॉर्डर का बेसिकली इस्तेमाल होता है टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर एक बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए हम लोग बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। और इसका हम लोग एक फुल फ्लेज इस्तेमाल देखेंगे जब हम लोग इंसर्ट में टेबल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तब। इसके बारे में लिख लेते हैं। बॉर्डर it is used to border the paragraph or the text. Steps: apply border, select the paragraph, paragraph or the text, click on home tab, click on border drop button and select the option you required। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर हम लोग बॉर्डर को अप्लाई करते हैं, या नो बॉर्डर का इस्तेमाल करके हम अपने अप्लाई किए हुए बॉर्डर को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कमांड्स पैराग्राफ कैटेगरी में। तो अब तक हम लोगों ने होम टैब में क्लिपबोर्ड कैटेगरी, फॉन्ट कैटेगरी और पैराग्राफ कैटेगरी के बारे में हमने हर कमांड्स के बारे में जाना। अगर इसमें आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।